Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is application of inductive effect. तो हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी जो सबसे पहली एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन, और इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को, कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है उस पर इंडक्टिव इफेक्ट करता है, इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है दो किस्म के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकते हैं। सिंपली हम लिखते हैं यहाँ पर कोई एसिड है, जब एसिड प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देने से क्या चीज बनती है हमारे पास? कॉन्जुगेट बेस बनती है, साथ में प्रोटॉन बनता है। अच्छा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी जो बनने वाली कॉन्जुगेट बेस है वो वीक होगी। मीन वीक कॉन्जुगेट बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग। अगर कॉन्जुगेट बेस जो बन रही है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो जो एसिड है वो वीक हो जाएगा। अब वीक कॉन्जुगेट बेस का क्या मतलब है? जो वीक कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल होती है। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी देन एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगी या लेस स्टेबल होगी तो उससे जो बनने वाला उससे जो जो एसिड होगा उसका वो वीक होगा। अब हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड या बेस को डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हम कुछ जनरल ट्रेंड एक डिस्कस कर देते हैं। जनरल ट्रेंड ये है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई नेगेटिव इफेक्ट के, आई नेगेटिव इफेक्ट के या आई नेगेटिव ग्रुप के। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आई नेगेटिव ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवा देगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, आई पॉजिटिव ग्रुप लगा होगा, तो वो एसिडिटी को डिक्रीज करवा देगा। ये सिंपल सा ट्रेंड याद रखना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट के, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा वो एसिडिटी को इंक्रीज कराएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो एसिडिटी को डिक्रीज करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ एसिडिटी के एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो आयोडो एस्टिक एसिड है, आयोडो एस्टिक एसिड is 40 times stronger acid as compared to acetic acid। तो जो आयोडो एस्टिक एसिड है वो 40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू एस्टिक एसिड।
ये हमारे पास सिंपल एस्टिक एसिड होगा। और ये एस्टिक एसिड जब प्रोटॉन लॉस करता है तो इसके रिजल्ट में क्या चीज फॉर्मेशन होती है? कंजुगेट बेस, जिसको हम एसीटेट आयन कहते हैं। अब ये जो एसीटेट आयन है ये थ्रू रेजोनेंस स्टेबल है। दूसरी जो कैनोनिकल फॉर्म है वो ये बनती है हमारे पास। ये ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब जरा यहाँ पर ये देखते हैं आयोडोएस्टिक एसिड, उसके केस में क्या होता है। ये दूसरा एसिड जो है हमारे पास, ये है आयोडोएस्टिक एसिड। जब आयोडोएस्टिक एसिड आयोनाइज होता है तो आयोडो एसीटेट आयन फॉर्मेशन करता है और साथ में क्या चीज बनती है? H पॉजिटिव प्रोटॉन बनता है। ये आयोडो एसीटेट आयन भी थ्रू रेजोनेंस क्या है? स्टेबलाइज है। अगर हम दोनों केसेस में देखें ना, एस्टिक एसिड के केस में जो एसीटेट आयन बनता है, या आयोडो एस्टिक एसिड के केस में आयोडो एसीटेट आयन बनता है, दोनों की जो नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म है 2 है। दोनों के केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर ही रहता है। तो थ्रू रेजोनेंस हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब आयोडोएस्टिक एसिड के केस में देखें ना, हमने मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह आयोडीन लगा दिया, और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन एटम की निस्बत ज्यादा है। तो ये आयोडीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विदड्रॉ कर लेता है इस अल्फा कार्बन से। और ये जो अल्फा कार्बन है ये फर्दर कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है। और कार्बोक्सिलेट आयन से जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन कार्बोक्सिलेट आयन कह सकते हैं या ऑन ऑक्सीजन एटम कह सकते हैं। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ही कम होगा, तो दोबारा प्रोटॉन के साथ कंबाइन करने के उसके चांसेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जबकि एसीटेट आयन में देखें तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा, तो इस ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। ज्यादा होने की वजह से इस ऑक्सीजन के दोबारा प्रोटॉन के साथ कंबाइन करने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो दोबारा ये प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके ये रिवर्स रिएक्शन में चला जाएगा, रिएक्शन रिवर्स कर देगा। तो हमने यहाँ पर सिंपल स्टेबिलिटी देखी है कंजुगेट बेस की। तो जितना नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे कम होता जाएगा उतनी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो आयोडोएस्टिक एसिड में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे कम होता है एज कंपेयर टू एस्टिक एसिड में जो एसीटेट आयन बनता है उस एसीटेट आयन की निस्बत। तो इस वजह से आयोडोएस्टिक एसिड जो है वो 40 टाइम स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू एस्टिक एसिड। अगर हम एस्टिक एसिड की पी के ए वैल्यू की बात करें तो एस्टिक एसिड की पी के ए वैल्यू जो है वो है 4.75। ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे पी के ए वैल्यू। किसी भी एसिड की पी के ए वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना स्ट्रॉन्गर होता है। और आयोडोएस्टिक एसिड की जो पी के ए वैल्यू है वो हमारे पास है 3.17। ये पी के ए वैल्यू हमने आयोडोएस्टिक एसिड की लिखी। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्लोरोएस्टिक एसिड is 2 times stronger acid as compared to iodoestic acid. Chloroestic acid is 2 times stronger acid as compared to
आयोडोएस्टिक एसिड। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इसकी रीजन क्या है? अगर हम इसकी रीजन में देखें तो जब हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था तो सबसे पहले फ्लोरीन को लिखा था हेलोजन में, फिर क्लोरीन को लिखा था, फिर ब्रोमीन को लिखा था और फिर आयोडीन को लिखा था। तो जब हम आयोडोएस्टिक एसिड लिखते हैं तो आयोडोएस्टिक एसिड में अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड किसका है? आयोडीन का है। जबकि जो क्लोरोएस्टिक एसिड है उसके केस में जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन कौन सी कार्बन है? फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ जो डायरेक्ट लिंक कार्बन होती है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन के साथ क्लोरो एटम लिंक्ड है, क्लोरो ग्रुप लिंक है। अब ये आयोडिक एस्टिक एसिड प्रोटॉन लॉस करेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा आयोडो एसीटेट आयन। सेम इसकी दो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, कैनोनिकल फॉर्म बनेगी जिस तरह हमने पहले रिएक्शन में डिस्कस कर लिया है, पहले क्वेश्चन में डिस्कस की। ये भी प्रोटॉन लॉस करेगा और अब यहाँ पे जो एसीटेट आयन बनेगा वो क्लोरो एसीटेट आयन बनेगा और इसकी भी दो कैनोनिकल फॉर्म होगी। तो अगर हम इन दो को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि आयोडीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका जो आई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इंडक्टिव जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव ज्यादा होने की वजह से ये एसीटेट आयन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डिक्रीज तो आयोडीन भी करेगा लेकिन क्लोरीन जो है वो ज्यादा डिक्रीज करेगा। क्यों? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एज कंपेयर टू आयोडीन। क्लोरोएस्टिक एसिड इज क्लोरोएस्टिक एसिड इज stronger as compared to आयोडोएस्टिक एसिड। अगर हम अल्फा सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन एसिड की एस्टिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें तो हम सिंपल ये लिखेंगे कि जो फ्लोरोएस्टिक एसिड है ये ज्यादा स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू क्लोरोएस्टिक एसिड, एंड ये जो क्लोरोएस्टिक एसिड है ये ज्यादा स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू ब्रोमो एस्टिक एसिड, और ये जो ब्रोमो एस्टिक एसिड है ये ज्यादा स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू आयोडो एस्टिक एसिड। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन अल्फा कार्बन इंक्रीज कर देते हैं तो एसिडिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड इज 10 पावर 4 टाइम, 10 पावर 4 टाइम का मतलब है 10,000 टाइम स्ट्रोंगर एसिड देन
एसिटिक एसिड। इसकी रीजन क्या है? एसिटिक एसिड को हम अगर देखें तो एसिटिक एसिड जब प्रोटॉन लॉस करेगा तो रिजल्ट में क्या चीज बनाएगा? एसीटेट आयन बनाएगा और साथ में प्रोटॉन बनाएगा। जबकि यहां पर जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या होगा? अल्फा कार्बन के तीनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवा दें किसके साथ? क्लोरीन एटम के साथ। तो अब ये जो एसिड बनेगा इसको हम कहेंगे ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड। ये ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड जब बनेगा तो इसकी जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी वो बनेगी ट्राई क्लोरो एसीटेट आयन। तो ये जो ट्राई क्लोरो एसीटेट आयन है ये एक स्टेबल कंजुगेट बेस है। स्टेबल का मतलब वीक बेस है। वीक बेस है तो रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन स्लो हो जाएगा तो उसकी वजह से ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की पी के ए वैल्यू लिखूं तो वह है 0.70। और अगर मैं एसिटिक एसिड की पी के वैल्यू लिखूं तो जिस तरह हमने पहले रिएक्शन में डिस्कस कर लिया है, सबसे पहले में 4.75 पी के वैल्यू। इसमें ऐसा क्या है, 3 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। जब तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी बढ़ेगी तो इस कार्बोक्सिलेट आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की और ज्यादा कमी हो जाएगी। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी एसीटेट आयन पे या कार्बोक्सिलेट आयन पे उतना इसके प्रोटॉन के साथ कंबाइन करने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो उतना ज्यादा ये जो कॉन्जुगेट बेस होगी ये स्टेबल हो जाएगी। इसको मैं कहता हूँ मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। और अगर मोर स्टेबल लिख रहे हैं तो डेफिनेटली हमें क्या लिखना होगा? इसको हम कहेंगे वीक बेस। ये जो वीक बेस बनी है, कंजुगेट बेस जो बनी है, ये वीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये एसीटेट है, ये लेस स्टेबल है। और अगर ये लेस स्टेबल है तो लेस स्टेबल होने का मतलब ये है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगी वो दोबारा प्रोटॉन को कैप्चर करके वापस रिवर्स रिएक्शन कर देगी। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फार्मिक एसिड इज 10 टाइम फार्मिक एसिड इज 10 टाइम stronger acid than acetic acid। तो रीजन सिंपल वही है कि जो फार्मिक एसिड होता है इसमें अब कार्बोनिल ग्रुप जो है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप की ये जो कार्बोनिल कार्बन है जिसको हम डायरेक्टली कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ये कार्बोक्सिल ग्रुप किसके साथ अटैच है? हाइड्रोजन के साथ अटैच है। जब ये हाइड्रोजन के साथ लिंक होगा तो अब यहाँ पे हमारे पास जो आयन बनेगा ये बनेगा फार्मेट आयन। प्लस क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पर बनेगा प्रोटॉन। नेक्स्ट ये यहाँ पर ये देखें, एस्टिक एसिड में क्या चीज बनेगी हमारे पास? एसीटेट आयन फॉर्मेशन होगी। एसीटेट आयन। अब एसीटेट आयन को जरा हम देखें तो एसीटेट आयन में जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो मिथाइल ग्रुप के साथ लिंक है और ये मिथाइल ग्रुप स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट आयन में देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है
जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, हम जनरल ये कह सकते हैं कि अगर इफेक्ट है तो बहुत ही कम है एसीटेट आयन से। जिस तरह हमने ऑर्डर लिखा था ना पहले रिएक्शन में, ये सबसे लास्ट पे लिखा था, तो कोई इफेक्ट नहीं है इसका। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज नहीं करेगी, जबकि एसीटेट आयन में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी ड्यू टू डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस वजह से एसीटेट आयन क्या बन जाएगा, लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल बनने का मतलब ये है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और यहां पर अगर हम फार्मेट आयन की बात करें तो फार्मेट आयन क्या बन जाएगा आपके पास, मोर स्टेबल इन दोनों के कंपैरिजन में। और अगर ये मोर स्टेबल बनेगा तो ये क्या बनेगा आपके पास, वीक कॉन्जुगेट बेस। तो ये बनेगा हमारे पास वीक कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी। इस वजह से जो फार्मिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू एस्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि जो हमारे पास मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड के केस में जो फर्स्ट पी के ए वैल्यू है उसकी वो बहुत कम है, जबकि जो सेकंड पी के ए वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है, अब यहाँ पे अगर हम इसको आयनाइज करते हैं, एक एंड को आयनाइज करवा देते हैं, फर्स्ट पी के वैल्यू जो मेलोनिक एसिड की है वो बहुत कम है, मतलब जो फर्स्ट प्रोटॉन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, लेकिन जो दूसरा प्रोटॉन है वो बहुत वीक एसिड है। उसकी रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, और इसके साथ डायरेक्ट लिंक कार्बन कौन सी है, अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट रखता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखता है। ये अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, और ये अल्फा कार्बन फर्दर कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करके इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को कम करवा देगा। और जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। किस वजह से मोर स्टेबल हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। मोर स्टेबल होने का मतलब ये है वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगी। और इसकी जो पी के ए वैल्यू होगी हमारे पास, वो पी के ए वैल्यू जो है वो है 2.85। सेकेंड प्रोटॉन जब लॉस होगा, तो अब सेकेंड प्रोटॉन को जरा देखें, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलेट आयन क्यों लिखा है, क्योंकि पहले स्टेप में एक प्रोटॉन लॉस हो चुका है, निकल गया है। अब जरा सेकंड स्टेप को देखें यहाँ पर, ये कार्बोक्सिलेट आयन, ये CH2 ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये भी कार्बोक्सिलेट आयन, और ये यहाँ पर प्रोटॉन। अब जरा इस कार्बोक्सिलेट आयन को देखें, ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक कार्बन अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन पर कौन सा ग्रुप लिंक है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप लिंक है। और कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है वो कौन सा इफेक्ट रखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखता है। जब ये अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो अल्फा कार्बन किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, कार्बोक्सिलेट आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी।
जब कार्बोक्सिलेट आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो इस ऑक्सीजन पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बढ़ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बढ़ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है और यहाँ पे कार्बोक्सिलेट जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखता है, इफेक्ट रखता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से कार्बोक्सिलेट पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ा देता है। जब बढ़ाएगा तो ये जो कंजुगेट बेस है ये क्या हो जाएगी? लेस स्टेबल हो जाएगी। और जब लेस स्टेबल होगी तो क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और जब कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एसिड क्या हो जाएगा हमारे पास? वीक हो जाएगा। और सेकंड पी के वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी जो पी के ए वैल्यू है वो हमारे पास है 5.70। 5.70 का मतलब बहुत ही वीक एसिड है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट एक हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड है, एक है 3 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड और एक है 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड। वाई 3 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड इज स्ट्रोंगर as compared to 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट वाले लेक्चर में कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो नंबर ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होता जाता है। ये हमारे पास एक एसिड है 3 क्लोरो, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। इसको हम बीटा क्लोरोब्यूटायरिक एसिड भी कह सकते हैं और 3 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड भी कह सकते हैं। अब ये जो 3 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड है ये जब प्रोटॉन लॉस करेगा 3 क्लोरोब्यूटानोएट आयन जो बनेगा, इसमें क्लोरीन देखे ना बीटा कार्बन पर प्रेजेंट है और इस कार्बोक्सिलेट आयन के नजदीक है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विदड्रॉ करेगा। ये अल्फा कार्बन से विदड्रॉ करेगा और अल्फा कार्बन कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। जरा 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड को देखते हैं। 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड में जो क्लोरीन एटम है, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, वो कौन सी कार्बन पे प्रेजेंट है? गैमा कार्बन पे प्रेजेंट है, ये कार्बन नंबर 4 पे प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 4 पे प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलेट आयन से उसका डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे ही कार्बोक्सिलेट आयन से उसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर भी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ गया है। अब ये जो हमारे पास 4 क्लोरो ब्यूटेनोएट बना, साथ में प्रोटॉन बनेगा और फर्स्ट वाले रिएक्शन में भी साथ में प्रोटॉन ही बनेगा। तो 4 क्लोरोब्यूटेनोएट आयन में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है गैमा कार्बन से, गैमा कार्बन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है बीटा कार्बन से और बीटा कार्बन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है अल्फा कार्बन से। तो मोस्टली ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 3 बॉन्ड होता है। अब अल्फा कार्बन अगर कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करती भी है तो बहुत कम, इस वजह से इसमें क्लोरीन डिस्टेंस पर है 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड में। तो ये जो कंजुगेट बेस बनेगी ये बनेगी हमारे पास लेस स्टेबल।
और अगर ये लेस स्टेबल होगी तो ये क्या बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बनती है तो एसिड क्या बन जाएगा, वीक बन जाएगा। ये क्या हो गया, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, ये बनेगी मोर स्टेबल। और अगर मोर स्टेबल होगी तो क्या होगी, वीक कॉन्जुगेट बेस। ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी ये क्या होगी, वीक होगी। और वीक होगी तो एसिड क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। इस वजह से 3 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड के। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी। कि जो बेसिसिटी का ऑर्डर है स्ट्रेंथ का, उसको हम डिस्कस करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। ये जो अमाइन है उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है हमारे पास। अमाइन के केस में हम देखें तो हमारे पास सिंपल अमोनिया है, और अमोनिया के जो अल्काइल डेरिवेटिव है उसको हम अमाइन कहते हैं। अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें अल्काइल ग्रुप के साथ, ये प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। अगर हम नाइट्रोजन की दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें अल्काइल ग्रुप के साथ, तो सेकेंडरी अमाइन। और अगर हम नाइट्रोजन की तीनों हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो ये जो हमारे पास रिजल्ट में बनता है ये टर्शरी अमाइन बनता है। अगर हम इनका ऑर्डर देखते हैं गैसियस फेस में, इन केस ऑफ गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में जो टर्शरी अमाइन है ये स्ट्रॉन्गर बेस होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस होगी एज कंपेयर टू अमोनिया। उसकी वजह क्या है, ये इन गैस फेस ऑर्डर। उसकी वजह यह है कि टर्शरी अमाइन के केस में तीनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करवा रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इजिली प्रोटॉन को कैप्चर करेगा। सेकेंडरी अमाइन की केस में दो अल्काइल ग्रुप है, जबकि प्राइमरी अमाइन की केस में सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है। तो जब हम गैसियस फेस में ऑर्डर को डिस्कस करते हैं तो टर्शरी अमाइन की बेसिसिटी ज्यादा होती है। लेकिन जब हम इसी ऑर्डर को डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ, इन केस ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम अमाइन की बेसिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं सॉल्यूशन में, जरा आप यहां पर ये देखें ना, अगर ये तो हमारे पास नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी थी, अगर ये जो आपके पास टर्शियरी अमाइन है, ये टर्शियरी अमाइन प्रोटॉन को कैप्चर कर ले, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन मैं वैसे ही लिख रहा हूं। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पहले उसको लोन पेयर चाहिए था प्रोटॉन को कैप्चर करने के लिए, अब उसे पॉजिटिव चार्ज को कम करना है, तो पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या लगे उस पर, तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। अल्काइल ग्रुप पे भी बेसिसिटी डिपेंड करती है अमाइन की। अगर अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी और बेसिसिटी पर इफेक्ट होता है। ये हम जनरल मिथाइल अमाइन को डिस्कस कर रहे हैं, ये गैसियस फेस में ऑर्डर था। सेम अगर सेकेंडरी अमाइन जो है वो प्रोटॉन कैप्चर करता है तो उसमें भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा,
प्राइमरी अमाइन में भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जो उस पॉजिटिव चार्ज आयन को, जिसको हम टर्शरी अमाइन कह सकते, सॉरी, जिसमें नाइट्रोजन पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए 3 अल्काइल ग्रुप है। इन केस ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? इन केस ऑफ सोल्यूशन जो इनका ऑर्डर है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट कैसे हो जाता है? जो सेकेंडरी अमाइन है ये स्ट्रोंगर, फिर उसके बाद प्राइमरी अमाइन, फिर उसके बाद टर्शरी अमाइन, और फिर उसके बाद अमोनिया। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जब सेकेंडरी अमाइन प्रोटॉन को कैप्चर करता है तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आता है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सॉल्वेट करना है, वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड करना है, अट्रैक्शन डेवलप करनी है। अब ये सोल्यूशन फेस में आ गया, गैसियस फेस में नहीं रहा। तो सोल्यूशन फेस में जो सेकेंडरी अमाइन है इसकी जो सॉल्वेशन है वो आसान होती है एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइन। इस वजह से ये सॉल्वेशन की वजह से ये स्टेबल बन जाता है, इसको वाटर के मॉलिक्यूल इजीली सराउंड कर लेते हैं, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे इसको सराउंड कर लेते हैं। अगर हम टर्शरी अमाइन के केस में डिस्कस करें कि नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को सराउंड करने के लिए जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इस नाइट्रोजन के केटायन तक पहुंच ही नहीं पाते, ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं। तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आता है ना नाइट्रोजन पर, ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये सॉल्वेशन के थ्रू स्टेबल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को, कि फिर प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में, कि प्राइमरी अमाइन में जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उस केस में तो सॉल्वेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर इस केस में प्राइमरी अमाइन की सॉल्वेशन ज्यादा होने की वजह से सेकेंडरी अमाइन से इसको क्या होना चाहिए था? स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए था। लेकिन सेकेंडरी अमाइन में साथ में 2 मिथाइल ग्रुप भी लगे हुए हैं, तो इन 2 मिथाइल ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से दोनों फैक्टर हमने देखने हैं। एक फैक्टर सॉल्वेशन का देखना है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट देखना है। तो ये 2 मिथाइल ग्रुप है, स्टीरिक हिंड्रेंस तो क्रिएट करते हैं लेकिन उतनी स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करते जितना कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं? स्टेबलाइज कर देते हैं। तो दोनों फैक्टर एक साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो दोनों फैक्टर के आर्डर को देखते हुए जो सेकेंडरी अमाइन है ये स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइन, और फिर टर्शरी अमाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया या अमोनियम आयन जिसको हम कहते हैं। ये सिंपल हमारे पास बेसिसिटी ऑर्डर था अमाइन का इन सॉल्यूशन फेस एंड इन गैसियस फेस।